Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 5 हेल्थ एंड वेलबींग लेसन 18 मेंटल डिसऑर्डर्स एंड देयर ट्रीटमेंट का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learner of NIOS. Now we are going to cover up section 18.4 psychotherapeutic process. In order to deal with any kind of mental disorders, there is a certain psychotherapeutic process used to help the individual. The person who designs psychotherapeutic program is a trained individual and is known as clinical psychologist or psychotherapist. The person who requires treatment is known as client. Psychotherapy is often called the talking cure as help is provided through interpersonal contact. Medicines can only be given by a psychiatrist who is a medical doctor with further specialization in mental disorders. तो कोई भी मेंटल डिसऑर्डर्स को डील करने के लिए एक प्रोसेस है साइकोथेराप्यूटिक, ठीक है। ये क्या करते हैं, इंडिविजुअल को हेल्प करता है उस मेंटल डिसऑर्डर्स को खत्म करने में या फिर कम करने में। वैसे पर्सन जो साइकोथेरापेटिक प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं वो वेल ट्रेंड होते हैं और इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकोथेरापिस्ट। वैसे लोग जिनको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें हम लोग बोलेंगे क्लाइंट। साइकोथेरेपी को हम लोग क्या बोलते हैं, द टॉकिंग क्योर, क्योंकि वो इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट से उस चीज़ को बात करके उस पर्सन के जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनको कम करने की कोशिश करते हैं। जो भी मेडिसिन इन क्लाइंट को दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक साइकेट्रिस्ट के द्वारा जो कि एक मेडिकल डॉक्टर होते हैं या फिर कोई ऐसे स्पेशलाइज होते हैं जो कि मेंटल डिसऑर्डर्स को कम करने में हेल्प करते हैं। There are various kinds of psychotherapeutic approaches which are based on theories about the causes and development of abnormal behaviors. These are psychoanalysis, behavior therapy, cognitive behavior therapy, client-centered therapy, etc. Psychotherapy is a plan of intervention designed keeping in mind the nature and severity of mental disorders. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो साइकोथेरापेटिक अप्रोचेस है उसके भी बहुत सारे काइंड है जो कि किस पे बेस्ड है, थ्योरीज पे बेस्ड है, उसके कॉजेज और डेवलपमेंट ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर्स पे बेस्ड है। जो साइको एनालिसिस, बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, क्लाइंट सेंटर थेरेपी एट्सेट्रा। साइकोथेरेपी क्या एक ऐसा प्लान है इंटरवेंशन का जो कि डिज़ाइन किया जाता है माइंड में ये रखते हुए कि किस प्रकार का ये जो मेंटल डिसऑर्डर्स है उसका नेचर क्या है और उसकी सीवियरिटी क्या, मतलब कि बहुत ज़्यादा है या किस तरह से मॉडरेट है या फिर बिल्कुल लो मेंटल डिसऑर्डर्स है। साइकोथेरेपी के स्टेप्स क्या है, रैपॉर्ट फॉर्मेशन। The psychotherapist builds a good and working relation with the client so as to ensure cooperation. इसमें क्या होता है कि जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं वो एक अच्छा रिलेशन बना लेते हैं अपने क्लाइंट के साथ ताकि वो उनको कॉपरेट कर सके। Preparation of case history. The history of the particular disorder is prepared, targeting the adjustment pattern of the client with family, friends, social and occupational setup. इसमें क्या होता है कि एक पार्टिकुलर डिसऑर्डर का हिस्ट्री तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है ताकि जो भी क्लाइंट के फैमिली होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं और सोशल और ऑक्यूपेशनल सेटअप होते हैं उनसे इनकी हिस्ट्री मांगी जाती है कि इनका बिहेवियर कैसा रहा है। Third one is determination of the problem. After preparing case history, the psychotherapist identifies certain key problems which require urgent attention. This is achieved through administration of clinical test and interview. जब केस हिस्ट्री की प्रिपरेशन के बाद जो साइकोथेरेपिस्ट है वो क्या करते हैं, वो कुछ की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाइज करते हैं कि इसमें इनको किस जगह पे इनको अर्जेंट अटेंशन देने की ज़रूरत है, मतलब कि किस प्रॉब्लम पे इनको तुरंत हम लोगों को इनको बताने की ज़रूरत है और इनको कॉपरेट करने की ज़रूरत है। ये कैसे अचीव किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्लिनिकल टेस्ट और इंटरव्यू के द्वारा, मतलब कि जो क्लाइंट होता है उसका इंटरव्यू लिया जाता है, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम को डिटरमाइन किया जाता है। Therapeutic session. Depending on the nature and severity of the problem, the psychotherapist conducts session with the client with a focused treatment plan. Progress after each session is monitored and assessed, and further interventions are modified if necessary. इसमें क्या होता है कि किस प्रकार का नेचर है और कैसा सिवियरिटी उस प्रॉब्लम का, उस बीमारी का,
ठीक है। तो जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, सेशन को कंडक्ट करते हैं अपने क्लाइंट के साथ, जिसमें फोकस क्या होता है उनका ट्रीटमेंट प्लान पे, और जितने भी वो सेशन करते हैं उसमें उसके बाद उस प्रोग्रेस को वो मॉनिटर करते हैं और एसेस करते हैं, और फिर देखते हैं कि अगर उसको ज़्यादा इंटरवेंशन करने की ज़रूरी है या नहीं है। मतलब कि जो हमारा जो क्लाइंट आया है वो हर एक सेशन के बाद कैसा महसूस कर रहा है, क्या उसमें प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो उसके बाद भी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। फिफ्थ वन इज टर्मिनेशन ऑफ थेराप्यूटिक इंटरवेंशन. Once it is confirmed that the sessions have yielded the desired outcome set by the psychotherapist, then it is terminated. The client and the family members are asked to follow the suggestions at home, and if required, the client is asked to visit the psychotherapist again. तो एक बार कंफर्म हो जाता है कि जो सेशन से उससे डिजायर्ड आउटकम आ रहे हैं, तो साइकोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, उसके बाद उस चीज़ को टर्मिनेट कर देते हैं, और जो क्लाइंट और उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनसे क्या बोला जाता है कि जो भी मैं सजेशंस दे रहा हूँ आप उसको घर पे उस चीज़ को फॉलो करो। अगर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है तो वो फिर से आकर के साइकोथेरेपिस्ट के पास मिल सकता है, विजिट कर सकता है। नाउ हियर इज इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 18.4. ट्राई टू सॉल्व बोथ ऑफ दिस क्वेश्चंस. Now we are going to study section 18.5, process of coping with stress. As already explained in the previous section, the individual while coping with stresses generally follows two mechanisms, namely task-oriented coping and defense-oriented or emotion-focused coping. तो हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में जैसा कि एक्सप्लेन कर रखा है कि जो इंडिविजुअल होते हैं वो स्ट्रेसेस वो किस चीज़ को कोप करते हैं, टास्क ओरिएंटेड कोपिंग और डिफेंस ओरिएंटेड और इमोशन फोकस्ड कोपिंग. टास्क ओरिएंटेड कोपिंग क्या है? टास्क ओरिएंटेड कोपिंग आर एम्ड एट रियलिस्टिकली coping with the adjustive demands posed by the particular stressor. These are based on an objective appraisal of the stressful situation on a conscious and rational level and taking a constructive course of action. This kind of coping can fall into any of the three categories such as attack, withdrawal and compromise. जो टास्क ओरिएंटेड कोपिंग है इसका क्या एम होता है? रियलिस्टिकली कोपिंग, कि जो भी डिमांड्स होता है एक पार्टिकुलर स्ट्रेसर के द्वारा उस चीज़ को वो रियलिस्टिकली कोप करे. ये किस पे बेस्ड होता है? ऑब्जेक्टिव अप्रेजल, स्ट्रेसफुल सिचुएशन के ऊपर, कॉन्शियस एंड रेशनल लेवल के ऊपर. ठीक है, ये जो कोप करने का जो तरीका है ये थ्री कैटेगरीज में आता है, अटैक, विथड्रॉल और compromise. In case of attack, the individual directly confronts with the situation. He or she assesses the feasibility of the coping resources available to him or her. He or she chooses the most promising course of action to deal with the stressor, and in the course of dealing with it maintains flexibility and shifts approach if it does not seem to be working. He or she also develops new coping resources as per the situational requirement by searching out new information, developing new competencies or improving existing ones. An example of attack reaction would be when a student plans revision much before a difficult exam. तो अटैक के केस में क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है वो डायरेक्टली उस सिचुएशन को कन्फ्रंट करता है, वो अपने फिजिबिलिटी को एसेस करता है और उसके बाद जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं वो उसके साथ कोप करता है. वो चूज़ करता है मोस्ट प्रॉमिसिंग कोर्स कि वो उस चीज़ को करके रहेगा और उस चीज़ को वो डील करके रहेगा और अपने फ्लेक्सिबिलिटी को वो मेंटेन करते हुए उस चीज़ में वो लग जाता है. जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि उसका जो भी काम है उस चीज़ को वो करने में जुट जाता है. वो अपने आप में एक नया कोपिंग रिसोर्सेज को डेवलप करता है, सिचुएशनल जो रिक्वायर करता है उस चीज़ को वो खुद में सर्च करके एक न्यू इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है. और इसमें जो भी हम लोग कह सकते हैं कि जो भी कॉम्पिटेंसीज होता है या फिर जो भी पहले से डेवलप कर लिया जाता है. जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग अटैक रिएक्शन का जब एग्जांपल देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम होने वाला है. जो स्टूडेंट है उसने रिवीजन किया है कि हम जस्ट उस एग्ज़ाम के पहले ही जाके रिवीजन करेंगे, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट एग्ज़ाम है. और जो एक स्टूडेंट है वो क्या करता है कि जस्ट हम एग्ज़ाम के पहले ही रिवीजन करेंगे. ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? अटैक रिएक्शन का. In the case of withdrawal reactions, the individual admits defeat at the first instance of the situation is too difficult to handle, or he or she has used inappropriate strategy. He or she may physically or psychologically leave the stressful situation. She may also redirect his or her effort toward a more appropriate goal. An example of withdrawal is when one friend rejects you repeatedly, you withdraw and try to make friends with another person.
तो विड्रॉल रिएक्शन पे क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होता है वो ट्राई करने से पहले ही डिफीट हो जाता है, मीन्स हार जाता है, वो खुद को सरेंडर कर लेता है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और मैं इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। उसके पास कोई अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी नहीं होती कि उस सिचुएशन को वो हैंडल कर सके। वो फिजिकली और साइकोलॉजी उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को छोड़ देता है और वो रीडायरेक्ट करता है एक न्यू अप्रोप्रिएट गोल बना करके। एग्जाम्पल है विड्रॉल रिएक्शन का क्या, कि अगर कोई एक बंदा है जो आपसे दोस्ती नहीं करना चाहता, उसने आपको रिजेक्ट कर दिया और फिर बार बार आप उसके पास जा रहे हो तो वो बार बार रिपीटेडली सेम उसका रिएक्शन है, तो आप फिर उसके पास नहीं जाओगे। उसके बाद आप क्या करोगे, एक नए दोस्त बनाने की कोशिश करोगे, दूसरे बंदे के पास जाओगे। The third one is during compromise, the individual may accept a substitute goal if he or she feels that the original goal cannot be obtained. This kind of reaction generally occurs when the individual reassesses his or her abilities and accordingly lowers his or her level of aspiration. It also reflects the accommodative nature of the individual by coping with the adjusted demands of the stressful situation. For example, a child who does not do well in a particular subject but gets very high marks in other subjects try to accept the fact. तो कॉम्प्रोमाइज रिएक्शन क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होता है उसको क्या लगता है कि जो भी उससे सब्स्टिट्यूट गोल मिलता है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। उसे क्या लगता है कि वो ओरिजिनल गोल को तो ऑब्टेन नहीं कर पाया, लेकिन जो ये सब्स्टिट्यूट गोल है वो तो उसे मिल गया। इस रिएक्शन में क्या होता है कि जनरली जो इंडिविजुअल है वो क्या करता है, अपने एबिलिटीज़ को रीअसेस करता है और उसके बाद जो वो चाहता था उससे थोड़ा सा लोअर जब उसको मिलता है तो वो उसी से खुश हो जाता है और उस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि उसने क्या किया, स्ट्रेसफुल सिचुएशन को उसने एडजस्ट कर लिया। एग्जाम्पल के लिए एक बच्चा है, वो एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा नहीं कर पाता है, लेकिन जो अदर सब्जेक्ट है उसमें उसने बहुत ही ज़्यादा हाई मार्क्स को ऑब्टेन करा है, तो उसने उस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया। Emotion focused or defense oriented coping is not helpful because the person is not moving towards any solution but only using methods to make himself or herself feel comfortable. An example of defensive methods is rationalization, such as reasoning that all the students have failed as the paper was very difficult. Another example is displacement. When you displace the anger you are feeling for a strict teacher by scolding or hitting your younger brother. तो इमोशन फोकस्ड या डिफेंस ओरिएंटेड क्या है कि ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता, क्योंकि पर्सन जो होता है ना वो किसी सॉल्यूशन की तरफ मूव नहीं कर पाता है, लेकिन वो एक मेथड ज़रूर निकाल लेता है कि वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करा सके। डिफेंसिव मेथड्स का एक रैशनलाइजेशन एग्जांपल है जिसमें जो स्टूडेंट्स है वो फेल हो गए किसी एग्जाम में, तो वो क्या रीज़न देते हैं कि जो पेपर था बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने मेहनत नहीं करा, दैट्स वाई ही और शी फेल्ड इन एग्जाम, बट उनका एक नया एक्सक्यूज़ रहता है, वो एक नया बहाना बताते हैं, एक नया रीज़न देते हैं कि जो पेपर आया था बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आया था, दैट्स वाई आई हैव फेल्ड इन एग्जाम। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट एग्जाम्पल है। इसमें आप क्या करते हो कि अगर आप किसी छोटे भाई बहन को पढ़ा रहे होते हो तो आपको पता है कि जो एक टीचर होता है ना वो स्ट्रिक्ट होता है, थोड़ा सा डांटता है, उसमें एंगर वाला फीलिंग होता है, तो आप भी सेम वही चीज़ अपनाते हो, उस फीलिंग को आप अपने अंदर डिस्प्लेस कर लेते हो और अपने यंगर ब्रदर या सिस्टर को आप स्कॉल्ड करते हो, डांटते हो या हिट करते हो, मारते हो। It is important to understand that in order to deal and cope effectively with stress, one should adopt a healthy lifestyle. By using positive thinking, emotions, and actions, not only can we deal with stress in a better way, we will be far happier, lazier, and more productive in our lives. You have already studied about health in lesson 17 and you will read more details in lesson 19 and 24. तो ये हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग कैसे इफेक्टिवली स्ट्रेस को कोप करें और डील करें और कैसे हम लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें खुद के अंदर। जब आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग होगा, इमोशंस और एक्शंस होगा, तो आप सिर्फ स्ट्रेस से अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको डील कर सकते हो और उस स्ट्रेस से बहुत हद तक दूर रह सकते हो और इसके बावजूद आप खुश रह सकते हो, एनर्जेटिक हो सकते हो, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो और लेजियर हो सकते हो। और आपने हेल्थ के बारे में 17 चैप्टर में पढ़ लिया है पहले से ही, और इसके ज़्यादा डिटेल के लिए आप लेसन 19 और लेसन 24 में भी इसी चीज़ को पढ़ोगे। वेल फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब आपको इस चैप्टर का सारा इंटेक्स्ट क्वेश्चन बनाना होगा और साथ ही साथ इस चैप्टर का टर्मिनल क्वेश्चन भी बनाना होगा। ये रहा टर्मिनल क्वेश्चन
और यहाँ से सारे इंटेक्स क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर आंसर की हेल्प लें। That's all for today. Thank you everyone.